नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मोटिवेशन टॉपिक पर बेस्ड और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांतों के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट क्लासेस के माध्यम से हमने अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को जाना, हमने अभिप्रेरणा के प्रोत्साहन सिद्धांत को जाना, हमने अभिप्रेरणा के त्रिमार्ग सिद्धांत को जाना, या जिसे हम कहते हैं आवश्यकता संप्राप्ति के सिद्धांत, उसको भी हमने जाना डिटेल में कि किस तरीके से किसने इसको प्रतिपादित किया है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं कि वो सभी पॉइंट्स आपको इजीली क्लियर हो पाए होंगे। आज की क्लास में हम कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांतों को डिटेल में स्टडी करेंगे, जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का जो पहला सिद्धांत है स्टूडेंट्स, वो ये है आपका अभिप्रेरणा का एक्स या वाई का सिद्धांत, या फिर अभिप्रेरणा का कै या खे का सिद्धांत, या फिर अभिप्रेरणा का ए या वे का सिद्धांत। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आपसे तीन नेम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभिप्रेरणा का एक्स या वाई का सिद्धांत पूछा जा सकता है, या फिर अभिप्रेरणा का कै या खे का सिद्धांत पूछा जा सकता है, या फिर अभिप्रेरणा का ए या वे का सिद्धांत भी पूछा जा सकता है। तो कुछ भी पूछा जाए आपसे, अभिप्रेरणा का एक्स वाई पूछा जाए, या फिर कै या खे पूछा जाए, या फिर ए और बे पूछा जाए, आपको बताना है कि इसके जो प्रतिपादक है वो आपके हैं डगलस मैकग्रेगर। यानी कि डगलस मैकग्रेगर के द्वारा अभिप्रेरणा का एक्स या वाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, जिसको हम कै या खे का सिद्धांत या फिर ए और बे का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स कि डगलस मैकग्रेगर के अनुसार अभिप्रेरणा के दो दृष्टिकोण हैं। यानी कि जो आपके डगलस मैकग्रेगर है, इन्होंने अभिप्रेरणा के दो दृष्टिकोण बताए, जिसमें से एक को उन्होंने एक्स वर्ग कहा है और दूसरे को उन्होंने वाई वर्ग कहा है। तो उनके अनुसार जो है अभिप्रेरणा के दो दृष्टिकोण होते हैं, इसीलिए इसको उन्होंने नाम दिया एक्स या वाई का सिद्धांत। ठीक, तो इसके अंतर्गत स्टूडेंट्स पहला पॉइंट जो आपका बनता है वो ये बनता है कि एक्स या कै का वर्ग या फिर ए का वर्ग। यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, यहाँ पर कै हो जाएगा, तो इसे हम कहते हैं एक्स वर्ग या फिर कै वर्ग या फिर ए वर्ग। तो ए वर्ग के अंतर्गत जो पॉइंट आता है आपका डगलस मैकग्रेगर के अनुसार वो ये है कि यह नकारात्मक, तानाशाही या शिक्षक केंद्रित शिक्षा आते हैं। यानी कि जो शिक्षा है वो किस प्रकार के आते हैं, इसके अंतर्गत नकारात्मक आते हैं, तानाशाही आते हैं, या फिर शिक्षक केंद्रित होते हैं। आप समझ सकते हैं कि जो पहले की जो शिक्षण पद्धति है वो शिक्षक केंद्रित हुआ करती थी, जिसके अंतर्गत शिक्षक केंद्र में रहते थे और बच्चों का कोई मतलब नहीं था। बच्चे कैसे भी हो, शिक्षक जैसे बताएंगे, जैसे समझाएंगे, वैसे ही बच्चे को समझना होता था। इस प्रकार की जो शिक्षा है उसको हम शिक्षक केंद्रित कहते हैं। मतलब इसमें बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं सोचा जाता था, किसी भी तरीके से दंड देकर भी बच्चों को जबरदस्ती सिखाया जाता था, और इसी वजह से शिक्षा का जो दर था वो बहुत ही ज्यादा कम हुआ करता था। तो ऐसी शिक्षा पद्धति को हम शिक्षक केंद्रित कहते हैं। तो ये जो कै वर्ग या एक्स वर्ग या ए वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो इसके अंतर्गत शिक्षक केंद्रित शिक्षा आते हैं। तानाशाही टाइप की जो शिक्षा है, यानी कि हर चीज जो है शिक्षक के अनुसार होगी, जो चाहे मर्जी वो शिक्षक कर सकते हैं, बच्चों के बैकग्राउंड को नहीं चेक करेंगे, उनके मानसिक स्तर को नहीं जांचेंगे, अपने ही हिसाब से चीज़ों को सोचेंगे, जो कहीं ना कहीं तानाशाही विचारधारा को संदर्भित करते हैं। तो इसके अंतर्गत स्टूडेंट्स ये आता है आपके तानाशाही शिक्षा, या फिर इसी को ही हम नकारात्मक शिक्षा कहते हैं। क्योंकि नकारात्मक इसको इसीलिए कहा जाता है, अगर आपकी शिक्षण पद्धति शिक्षक केंद्रित है तो उससे जो है बच्चों का कम से कम डेवलपमेंट होगा, और इस प्रकार की शिक्षा जो है वो नेगेटिव माना जाएगा। तो इसीलिए इसको बताया उन्होंने कि ये नकारात्मक शिक्षा इसके अंतर्गत आते हैं। और इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स कि बच्चा आलसी है इसलिए दंड जरूरी है। देखिए इस तरीके के जब आप शिक्षक केंद्रित शिक्षा प्रदान करेंगे तो इसमें बच्चे क्या हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे। आलसी होने का मतलब ये है कि शिक्षक अपनी मर्जी से, शिक्षक मान लीजिए बच्चे को कहेंगे खड़े हो जाओ और अपनी रीडिंग स्टार्ट करो, बच्चे पढ़ते रहेंगे, टीचर अपना जो है चुपचाप बैठे रहेंगे, कोई काम करेंगे या आराम से क्लास में ही सो जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि बच्चे सिर्फ पढ़ेंगे, अपने माइंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब तक वो अपने माइंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक उनका विकास नहीं होगा, और जब तक उनका विकास नहीं होगा तो वो किसी भी नए चैलेंजेस को हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर शिक्षक केंद्रित शिक्षा आप प्रदान करते हैं तो इससे क्या होता है कि बच्चे अपने माइंड का विकास नहीं करते, तो कहीं ना कहीं बच्चे क्या हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। और जब आलसी हो जाते हैं, उन्हें कुछ आता नहीं है, और फिर आप उनको क्या प्रदान करते हैं, दंड देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा की सही पद्धति नहीं है। इसीलिए शिक्षक केंद्रित शिक्षा पद्धति में चेंजेस हुए हैं, और वर्तमान समय में ये जो पद्धति है इसका हम उपयोग नहीं करते एज अ टीचर। और इसीलिए तानाशाही शिक्षा भी आप नहीं कर सकते, और इस प्रकार की शिक्षा को नकारात्मक माना जाता है, जो डगलस मैकग्रेगर के अनुसार एक्स या
क या फिर अ वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत स्टूडेंट्स इसका जो दूसरा दृष्टिकोण होता है उसे हम कहते हैं वाई वर्ग, या इसको हम कहते हैं ख वर्ग, या फिर हम इसको कहते हैं व वर्ग, यानी वाई वर्ग या ख वर्ग या फिर व वर्ग इसको कहते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या आता है कि इसके अंतर्गत पहला जो पॉइंट है वो आपका है सकारात्मक या फिर बाल केंद्रित शिक्षा आते हैं। देखिए आज की जो शिक्षा पद्धति है वो सकारात्मक है, क्योंकि आज की शिक्षा पद्धति क्या है, बाल केंद्रित है। यानी कि कोई भी चीज आप शिक्षा के अंतर्गत जब आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करते हैं, अपनी कक्षा में जब आप शिक्षण करते हैं, तो आप कोई भी गतिविधि करते हैं तो उसको केंद्र में आप बालक को रखते हैं। बालक के हिसाब से आप सोचते हैं कि बालक के हिसाब से कौन सा उदाहरण बेहतर है, किस उदाहरण को प्रस्तुत करना चाहिए जिससे बच्चे सही ढंग से समझ पाएंगे, उसको सोच विचार कर पाएंगे और कहीं ना कहीं अपने आप को किसी गतिविधि में शामिल करेंगे, किसी क्रिया में शामिल करेंगे। और ऐसे जब बालक अपने माइंड का इस्तेमाल करते हैं तो वो कहीं ना कहीं विकसित होते हैं और नए चैलेंजेस को भी ईजिली ढाल सकते हैं। तो इसीलिए आज की जो शिक्षा पद्धति है उसको बिल्कुल चेंज किया गया है। इसीलिए आप एज अ टीचर बीएड या फिर डीएलएड का प्रशिक्षण लेते हैं और इतना ही डिटेल में इसको स्टडी करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये है स्टूडेंट्स कि आपके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है, बट आपको उस ज्ञान को किस तरीके से देना चाहिए जो आसान बना सके और बच्चे के समझ में आ सके। तो इस प्रकार की शिक्षा पद्धति को हम बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं और ये जो आपके डगलस मैकग्रेगर के अनुसार वाई वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और जब आप इस प्रकार की शिक्षा देते हैं तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है कि बच्चे जो है आज की डेट में नई नई चीज़ों का इन्वेंशंस बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। ये नहीं कि इन्वेंशंस पहले नहीं होते थे, पहले भी होते थे, लेकिन पहले के मुकाबले में अब जो इसकी रेट है, दर है, वो बढ़ चुकी है। अब नई नई चीज़ें जो है बच्चे सोच विचार करते हैं और नई नई चीज़ों का निर्माण करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बाल केंद्रित शिक्षा का सकारात्मक प्रभाव है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि वाई वर्ग के अंतर्गत सकारात्मक शिक्षा आते हैं, या फिर इसी को ही हम बाल केंद्रित शिक्षा भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जो नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स वो ये है कि सभी बच्चे सीखने के लिए उत्सुक होते हैं, सिर्फ मार्गदर्शन चाहिए होता है। यानी कि इस तरीके से जब आप बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान करते हैं अपनी कक्षा में तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि बच्चे अपनी डाउट्स को आपसे पूछता है, अपनी प्रॉब्लम्स को आपसे शेयर करता है और कुछ नया सीखने को एक्साइटेड होते हैं। तो बच्चे जो है सभी बच्चे सीखने के लिए उत्सुक होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, और जब आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो आप कोई भी चीज़ बहुत जल्दी सीख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि सिर्फ बच्चे को मार्गदर्शन चाहिए होता है। और यही सभी चीज़ें हम जो है अपनी साइकोलॉजी के अंतर्गत जो भी आपकी विषय वस्तु दी गई है बीएड या फिर डीएलएड के अंतर्गत, इसके अंतर्गत सिर्फ हम यही सीखते हैं कि हमें अपने जो लेसन प्लान है उसको किस तरीके से, जो टॉपिक है उसको प्रस्तुत करना है कक्षा में, ताकि वो बच्चे को और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा सके, बच्चों के सीखने के प्रति एक्साइटेड कर सके और वो स्वयं ही चीज़ों को करने लग जाए। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको शिक्षण का प्रयोग करना चाहिए और ये आपके वाई वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो यही आपके डगलस मैकग्रेगर साहब समझाना चाह रहे थे कि अभिप्रेरणा का जो एक्स और वाई का सिद्धांत, यानी कि इसमें दो वर्ग होते हैं, दो दृष्टिकोण होते हैं। एक को उन्होंने एक्स वर्ग नाम दिया है और दूसरे को वाई वर्ग नाम दिया है। एक्स वर्ग के अंतर्गत नकारात्मक, तानाशाही और शिक्षक केंद्रित शिक्षा आते हैं, जिससे बच्चे आलसी हो जाते हैं और इनको दंड देना जरूरी हो जाता है। और यहीं पर अगर हम वाई वर्ग या ख वर्ग या व वर्ग का इस्तेमाल करते हैं तो ये बाल केंद्रित शिक्षा है, जो एक सकारात्मक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं और सभी बच्चे सीखने के लिए उत्सुक होते हैं और उन्हें सिर्फ मार्गदर्शन चाहिए होता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स कि यह सिद्धांत अभिप्रेरणा के सकारात्मक एवं नकारात्मक या शिक्षक केंद्रित या बाल केंद्रित दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। यानी कि जो यह सिद्धांत है स्टूडेंट्स, ये अभिप्रेरणा के सकारात्मक या फिर नकारात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, या फिर सकारात्मक को हम कहते हैं बाल केंद्रित और नकारात्मक को हम कहते हैं शिक्षक केंद्रित। तो इस प्रकार के दृष्टिकोणों को ही यह प्रस्तुत करता है, यह सिद्धांत। तो मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है कि अभिप्रेरणा के एक्स वाई सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है और इनमें जो डगलस मैकग्रेगर है उन्होंने अभिप्रेरणा के कितने दृष्टिकोण बताए, और एक्स वर्ग के अंतर्गत क्या आता है और वाई वर्ग के अंतर्गत क्या आते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा डगलस मैकग्रेगर के अनुसार कौन से दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो किसी भी तरीके से आपसे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाए, आपको तैयार रहना है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पाए और डगलस मैकग्रेगर के सिद्धांत को भी इजीली क्लियर कर पाएंगे। नेक्स्ट सिद्धांत आपका है स्टूडेंट्स अभिप्रेरणा का पदानुक्रमित मांग का सिद्धांत, और ये सिद्धांत आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। आपके सुपर टेट एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो आपसे पूछा जा सकता है सबसे पहले कि अभिप्रेरणा का पदानुक्रमिक मांग का सिद्धांत किसने दिया, इसके प्रतिपादक कौन है। तो अगर आपसे पूछा जाए इसके प्रतिपादक कौन है तो आपको बताना है अब्राहम मैस्लो, यानी कि अब्राहम मैस्लो ने ही पदानुक्रमित मांग के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। इसके अंतर्गत जो नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स वो ये बनता है
कि अब्राहम मैस्लो ने व्यक्ति की आवश्यकताओं का एक पिरामिड प्रस्तुत किया। इसके लिए मैस्लो जी ने आत्मसिद्धि प्रत्यय का अध्ययन किया। देखिए, अब्राहम मैस्लो ने व्यक्ति की आवश्यकताओं के लिए, जो आपकी नीड होती है, उसके लिए एक पिरामिड प्रस्तुत किया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस सिद्धांत में अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता के लिए पिरामिड प्रस्तुत किया है। तो आपको बताना है पदानुक्रमिक मांग के सिद्धांत में, यानी कि पदानुक्रमित मांग के सिद्धांत में अब्राहम मैस्लो ने जो व्यक्ति की आवश्यकताएं होती है, नीड होती है, उसके लिए एक पिरामिड को प्रस्तुत किया है। और इस पिरामिड को प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने आत्मसिद्धि प्रत्यय का अध्ययन किया है, यानी कि उन्होंने आत्मसिद्धि प्रत्यय को स्टडी की बहुत अच्छे से, और उसके बाद उन्होंने इसके तहत जो व्यक्ति की आवश्यकताएं होती है, नीड होती है, उसके आधार पर उन्होंने एक पिरामिड को तैयार किया है कि कौन सी आवश्यकता सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहले आता है, और कौन सी आवश्यकता सबसे अंत में आती है और किसका वेटेज कम होता है। तो इस तरीके से उन्होंने आत्मसिद्धि प्रत्यय का अध्ययन किया और आवश्यकताओं के लिए एक पिरामिड प्रस्तुत किया। इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका जो बनता है स्टूडेंट्स, वो ये बनता है कि आत्मसिद्धि वह प्रत्यय है जो व्यक्ति का मन और मस्तिष्क समान दिशा में होकर कार्य करने लगता है, जिससे पूर्ण संतुष्टि की प्राप्ति होती है। यानी कि आत्मसिद्धि, अगर आपसे पूछा जाए कि उन्होंने आत्मसिद्धि प्रत्यय का तो अध्ययन किया है, बट आत्मसिद्धि प्रत्यय होता क्या है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो व्यक्ति का मन होता है और जो मस्तिष्क होता है, वो समान दिशा में, यानी कि समान दिशा में होकर कार्य करने लगता है। यानी कहने का मतलब, जब आपका मन और मस्तिष्क एक ही दिशा में कार्य करने लगता है तो उसी को ही हम आत्मसिद्धि प्रत्यय कहते हैं। और इससे क्या होता है कि आपको पूर्ण संतुष्टि की प्राप्ति होती है। यानी कहने का मतलब स्टूडेंट्स, जो आप चाहते हैं, जो आपका दिल चाहता है, जो आपका माइंड चाहता है, अगर आप अपने दिल और मस्तिष्क दोनों का ही उपयोग करते हैं और आपको जो सही लगता है वही आपकी आत्मसिद्धि है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप दिल से कुछ और चाहते हैं और आपका दिमाग कुछ और कहता है। अगर आप दिल और दिमाग दोनों ही चीज़ से एक ही तरफ सोचते हैं तो इसका मतलब आप उस चीज़ में पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं, और जब आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं तभी आपकी आत्मा को सिद्धि प्राप्त होती है। यानी कि आपको ये लगता है कि मैंने जो जीवन में जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है, इसका मतलब मेरे अहम को संतुष्टि मिल चुकी है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं आत्मसिद्धि प्रत्यय। तो इसलिए बताया गया है कि आत्मसिद्धि प्रत्यय वह है जिसमें व्यक्ति का मन और मस्तिष्क एक ही दिशा में कार्य करता है और व्यक्ति इससे पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस पॉइंट को भी इजीली समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है स्टूडेंट्स, अब्राहम मैस्लो के अनुसार सभी मनुष्य प्रकृति से अच्छे होते हैं तथा अपनी सफलता के लिए कठोर परिश्रम करते हैं। देखिए, अब्राहम मैस्लो का कहना यह है कि उनके हिसाब से प्रत्येक मनुष्य जो है वो प्रकृति से, यानी कि नेचर वाइज वो अच्छे होते हैं और सभी अपनी सफलताओं के लिए कठोर परिश्रम करते हैं। यानी कि उनका मानना ये है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो अपने जीवन में सफलता के लिए कठोर परिश्रम नहीं करता है। सभी व्यक्ति अच्छे होते हैं और वो अपने जीवन के लिए कठोर परिश्रम करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि वो किस संगत में रहते हैं और किस तरीके के लोगों के बीच रहते हैं। जो जिस प्रकार के लोगों के बीच में रहेगा उसकी मानसिकता उसी अनुरूप ढलेगी और वो उसी हिसाब से कार्य को करने लगता है। तो इस हिसाब से जो है अब्राहम मैस्लो ने स्टडी की, आत्मसिद्धि प्रत्यय की, और उन्होंने इस थ्योरी को प्रस्तुत किया। इसके अंतर्गत स्टूडेंट्स, मैस्लो साहब ने कुछ पुस्तकें भी लिखी है, जिसमें एक पुस्तक का नाम है उनकी थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, यानी कि उन्होंने मोटिवेशंस पर कुछ पुस्तकें भी लिखी है। जब वो आत्मसिद्धि प्रत्यय पर स्टडी कर रहे थे तो इसके दौरान उन्होंने कुछ पुस्तकें भी पब्लिश की मोटिवेशंस पर, जिसमें से एक का नाम है थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशंस। दूसरी जो उनकी पुस्तक है स्टूडेंट्स, उसे हम कहते हैं मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, यानी कि मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी से रिलेटेड उन्होंने बातें की। और तीसरी जो उनकी पुस्तक है जिसका नाम है पावर ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस, यानी पावर ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस पर भी उन्होंने बात की। इस पर भी उन्होंने एक पुस्तक पब्लिश की। तो ये भी आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि जब वो आत्मसिद्धि प्रत्यय कॉन्सेप्ट पर रिसर्च कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, तो उसके दौरान उन्होंने थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन नामक पुस्तक भी लिखी, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी नामक पुस्तक भी लिखे, और पावर ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस पुस्तक भी उन्होंने लिखे हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर किसी भी तरीके से आपसे प्रश्न बना सकता है। हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कि अब्राहम मास्लो की पुस्तकें नहीं हैं और तीनों ही ऑप्शन आपको देखने को मिले और एक ऑप्शन अदर से आपको देखने को मिल जाए। तो इस तरीके से यदि आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको इन सभी नेम्स को ध्यान रखने हैं
ताकि अगर आप इनको एक दो बार पढ़ कर रखेंगे तो वहाँ पर आप ऑप्शंस को देखकर जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इसमें से मैस्लो की कौन सी पुस्तक नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन सभी पॉइंटों को ईजिली समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मैस्लो के सिद्धांत के अन्य नाम। देखिए जो मैस्लो ने जो सिद्धांत दिए हैं अभिप्रेरणा का, पदानुक्रमित मांग का सिद्धांत, इस सिद्धांत के कुछ अन्य नाम भी है जिनको आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हो सकता है आपको पदानुक्रमित मांग के सिद्धांत के नाम से ना पूछकर किसी अन्य नाम से पूछ लिए जाए। तो किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे, आपको क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंचना है। तो मैस्लो के सिद्धांत के अन्य नाम के अंतर्गत आते हैं आपके पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत, इसी सिद्धांत को हम कहते हैं मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत, यानी इसी सिद्धांत को हम कहते हैं मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत, इसी सिद्धांत को हम कहते हैं नाभिकीय मांग का सिद्धांत, इसी सिद्धांत को हम कहते हैं मानवतावादी सिद्धांत, और इसी सिद्धांत को हम कहते हैं आत्मसिद्धिकरण सिद्धांत। यानी कि आप समझ सकते हैं पदानुक्रमित आवश्यकता या पदानुक्रमित मांग का सिद्धांत इसी सिद्धांत के अन्य नाम है। इसी को ही हम मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत भी कहते हैं, इसी को ही हम नाभिकीय मांग का सिद्धांत भी कहते हैं, इसी को ही हम मानवता सिद्धांत भी कहते हैं, और इसी सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने आत्मा की सिद्धि पर अध्ययन किया, इसलिए इसको आत्मसिद्धिकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इन सभी नामों को भी आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है आपसे क्वेश्चंस में इस तरीके से बाय नेम्स भी पूछ लिए जाएं, निम्नलिखित में से कौन सा मैस्लो का सिद्धांत नहीं है। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, किसी भी तरीके से प्रश्न पूछे जाए आपको हर तरीके से तैयार रहने हैं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन सभी पॉइंटों को इजीली क्लियर कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मैस्लो के पदानुक्रमित मांग के सिद्धांत में और कौन कौन सी मुख्य बातें हैं। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका है स्टूडेंट्स, वो है मैस्लो का पिरामिड या फिर मैस्लो का त्रिभुज, जहां से आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो चलिए अब हम मैस्लो के पिरामिड और त्रिभुज को समझते हैं कि जो मैस्लो साहब ने पदानुक्रमित मांग का सिद्धांत दिया है, तो इस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने कौन कौन सी मुख्य बातों पर विशेष रूप से बल दिए हैं। चलिए समझते हैं मैस्लो के पदानुक्रमित मांग के सिद्धांत को, और इसके अंतर्गत जहां से प्रश्न बन सकते हैं उन सभी पॉइंटों को क्लियर करते हैं। तो स्टूडेंट्स अभिप्रेरणा के पदानुक्रमित मांग के सिद्धांत के अंतर्गत जो मैस्लो ने पिरामिड प्रस्तुत किए हैं, तो उसमें जो सबसे पहली आवश्यकता उन्होंने बताया वो बताया उनकी कि किसी भी व्यक्ति की जो सबसे पहली आवश्यकता है उसको हम कहते हैं शारीरिक आवश्यकता, यानी कि जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बेसिक नीड। और इसके अंतर्गत आते हैं स्टूडेंट्स भूख, प्यास, भोजन, पानी, नींद, यानी कि ये सभी चीज़ें इंसान की बेसिक नीड के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम शारीरिक आवश्यकताएं कहते हैं। और ये सबसे पहले, इसके बिना आप जीवन में सरवाइव नहीं कर सकते, यानी कि ये आपकी पहली नीड है, इसके अलावा आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए इन्होंने शारीरिक आवश्यकताओं को सबसे पहले रखा। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है स्टूडेंट्स आपकी सुरक्षा की आवश्यकता, यानी कि सुरक्षा की आवश्यकता जिसे हम कहते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो इसके अंतर्गत आता है स्टूडेंट्स आर्थिक, शारीरिक एवं पारिवारिक चीजें। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आपकी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी तब आप सुरक्षा की आवश्यकता के बारे में विचार विमर्श करेंगे। मतलब चाहे वो आप इकोनॉमिकली सोचे या फिर आप परिवार की सेफ्टी या सिक्योरिटी के लिए सोचे। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स, इस समय जो आप सभी विद्यार्थी एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि सुपरटेट एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो सभी बच्चे जो हैं इस स्टेज में है, सेकंड स्टेज में मैस्लो के अनुसार, क्योंकि वो अपनी सुरक्षा की आवश्यकता के लिए इस समय कार्यरत हैं। क्योंकि आप जो इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि सुपरटेट की वैकेंसी जल्द से जल्द आए और किसी भी तरीके से आप एग्जाम्स को क्वालिफाई करें और उसके बाद आप जॉब को प्राप्त करें। तो ये सब मेहनत जो भी आप हार्डवर्क कर रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही लक्ष्य है कि आप अपनी लाइफ में सिक्योर होना चाहते हैं, सेफ होना चाहते हैं, आप सुरक्षा की डिमांड चाहते हैं कि आपको आने वाले टाइम में इस जॉब के माध्यम से एक इकोनॉमिकली यानी कि आर्थिक रूप से आपको सुरक्षा मिले, जिससे आपका परिवार जो है वो बेहतर ढंग से जीवन यापन कर पाए। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि जब आप तैयारी करते हैं सुबह उठकर, तो उसके लिए आपको भूख प्यास जो भी लगती है, तो उसके लिए वो नीड तो आपकी बेसिक नीड है जो आपको चाहिए ही चाहिए। पहले आप उस नीड को पूरा करेंगे तभी आप एस्टेट के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोच पाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने बताया कि जो पहली आवश्यकता है वो आपकी शारीरिक आवश्यकता, और जो दूसरी आवश्यकता है वो आपकी सुरक्षा की आवश्यकता, जिसके अंतर्गत आप आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से एवं परिवार के रूप से सोचते हैं। परिवार की सेफ्टी सिक्योरिटी, खुद की सेफ्टी सिक्योरिटी, यानी कि फ्यूचर की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए इस समय आप प्रयासरत रहते हैं। इसके बाद इंसान जो है तीसरे स्टेज में पहुंचता है, जिसे हम कहते हैं सामाजिक आवश्यकताएं। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि अभी तो आप सेकंड स्टेज में है, लेकिन जब आपकी जॉब लग जाएगी, यानी कि स्टेट का एग्जाम होगा और आप एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे और उसके बाद जब आपको जॉब मिल जाएगी, तब आप क्या चाहेंगे?
तब भी आपकी कोई ना कोई नीड फिर से बढ़ेगी। तो तब जो आप नीड पर बढ़ेंगे वो आपकी हो जाएगी सामाजिक आवश्यकता, यानी कि जिसको हम कहते हैं सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी का मतलब तब आप जिसको महत्व देंगे वो देंगे मित्र, परिवार, रिश्तेदार, इनको महत्व देंगे। इस समय स्टूडेंट्स आप ऐसे कंडीशंस में हैं कि अगर कहीं आप अपने रिलेटिव्स में या शादी वगैरह में जाते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपके पास एक जॉब नहीं है। तो आप मतलब अंदर से खुश नहीं रहते, आप हमेशा इसी के बारे में सोचते रहते कि किसी भी तरीके से मेहनत करके जो है एक जॉब को पाया जा सके। जब आपकी जॉब लग जाएगी तब आप महत्व किसको देंगे? अपने मित्रों को देंगे, अपने रिश्तेदारों को देंगे, अपने परिवार को देंगे। इस समय आप हमेशा कोशिश ये करते हैं कि किसी भी तरीके से मित्र से, रिश्तेदारों से बचा जा सके और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो अध्ययन किया जा सके। ठीक है, तो ये जो आपकी जॉब लगने के बाद की स्टेज है कि जब आप सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आप अपने मित्र, परिवार, रिश्तेदारों को महत्व देंगे, उनसे मिलेंगे, इंटरेक्शंस करेंगे और उसमें आपको खुशी भी मिलेगी। और जब आप ये सब चीज़ें कर लेंगे, यानी कि सामाजिक आवश्यकताओं की आपकी पूर्ति हो जाएगी, तब आपकी एक और नीड बढ़ेगी और वो आपकी है सम्मान की आवश्यकता। यानी कि सम्मान की आवश्यकता जिसको हम कहते हैं सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम के अंतर्गत क्या है स्टूडेंट्स? मान लीजिए स्टूडेंट्स कि जब आपकी जॉब लग जाए तब आप क्या करेंगे? अपने फ्यूचर प्लानिंग करेंगे, मतलब शादी वगैरह, मैरिड लाइफ में सेटल होना चाहेंगे, तो वहाँ पर आपकी सामाजिक आवश्यकता पूर्ति होगी। और जब आप मान लीजिए मैरिड लाइफ में सेटल हो जाएंगे पूर्ण रूप से और लगभग 40 प्लस की एज में जाएंगे, तब आपकी एक और नीड बढ़ेगी जिसको हम कहते हैं सम्मान की आवश्यकता। यानी कि तब आप सोचेंगे कि किसी भी तरीके से समाज में कुछ ऐसा कार्य किया जाए जिससे सम्मान की प्राप्ति हो सके, यानी कि सम्मान मिले, कहीं पर भी जाऊं मैं तो मुझे पहचान मिले, लोग मुझे अप्रिशिएट करें, लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, मेरी पहचान बढ़े। तो इस प्रकार की आवश्यकताएं आपकी बढ़ती है, जो अब्राहम मैस्लो के अनुसार चौथे स्टेज में आते हैं। तो नेक्स्ट और लास्ट स्टेज जो आपके अब्राहम मैस्लो के अनुसार है वो है स्टूडेंट्स आत्म सिद्धि की आवश्यकता, जिसे हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और इसके अंतर्गत आता है स्टूडेंट्स सर्वोच्च बाह्य की प्राप्ति, यानी कि सब कुछ आप इसमें प्राप्त करना चाहते हैं और इसी को ही ये जो है तृतीयक आवश्यकता या उच्च आवश्यकता भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत स्टूडेंट्स आपके जो मैस्लो साहब है उन्होंने जो पिरामिड प्रस्तुत किया, उन्होंने जो पदानुक्रमित मांग के सिद्धांत को परिभाषित किया एक पिरामिड के फॉर्म में, तो इसके पांचों अवस्थाओं या इसके पांचों आवश्यकताओं को उन्होंने डिफाइन किया है। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो पहली आवश्यकता है उसको शारीरिक आवश्यकता कहते हैं, जिसके अंतर्गत भूख, प्यास, भोजन, पानी, नींद आते हैं। दूसरी जो आवश्यकता है उसे हम कहते हैं सुरक्षा की आवश्यकता, जिसके अंतर्गत आर्थिक, शारीरिक एवं पारिवारिक सेफ्टी, सिक्योरिटी आते हैं। तीसरी जो आवश्यकता उसे हम कहते हैं सामाजिक आवश्यकता, जिसे हम मित्र, परिवार या रिश्तेदार कहते हैं। और चौथी जो आवश्यकता उसे हम सम्मान की आवश्यकता कहते हैं, जिसे हम पहचान की बात करते हैं। और पांचवी आवश्यकता जो है वो सर्वोच्च बाह्य की प्राप्ति, यानी कि सब चीज़ों की प्राप्ति आपको हो जाए तो आपकी आत्मा को शांति मिलेगी, आप पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड होंगे और इसी को ही आपकी आत्मसिद्धि की आवश्यकता कहते हैं। तो इसके अंतर्गत स्टूडेंट जो पहली आवश्यकता है शारीरिक आवश्यकता और सुरक्षा की आवश्यकता, इसको अब्राहम मैस्लो ने प्राथमिक आवश्यकता कहा है, और जो सामाजिक आवश्यकता एवं सम्मान की आवश्यकता इसको उन्होंने द्वितीयक आवश्यकता की बात की है। और जो अंतिम आवश्यकता है जिसे हम आत्मसिद्धि की आवश्यकता कहते हैं, इसको उच्च आवश्यकता या फिर तृतीयक आवश्यकता भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपने अब्राहम मैस्लो के जो पदानुक्रमित मांग के सिद्धांत है उसको आपने डिटेल में जाना, समझने की कोशिश की। इसके अंतर्गत जो स्टूडेंट्स प्रश्न आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं, आपको ध्यान रखना है कि जो अब्राहम मैस्लो ने जो पिरामिड प्रस्तुत किए इसको 5 अवस्थाओं में बांटा है। फर्स्ट अवस्था जो है वो आपकी शारीरिक आवश्यकताएं हैं, सेकंड अवस्था जो है वो सुरक्षा की आवश्यकता है, थर्ड जो अवस्था है उसे हम सामाजिक आवश्यकता कहते हैं, चौथी अवस्था को सम्मान की आवश्यकता कहते हैं और पांचवी अवस्था को हम आत्मसिद्धि की आवश्यकता कहते हैं। अब इसको अगर आपसे पूछा जाए कि अब्राहम मैस्लो ने पदानुक्रमित मांग के सिद्धांत को कितने वर्गों में बांटा है, अगर अवस्थाओं की बात करें तो 5 अवस्थाओं में बांटा है, और अगर वर्ग की बात करें तो यह आपका अंतिम वर्ग है, यह आपका द्वितीयक वर्ग है और यह आपका प्राथमिक वर्ग है। इसका मतलब अब्राहम मैस्लो ने पदानुक्रमिक मांग के सिद्धांत को यानी कि आवश्यकताओं को 3 वर्गों में बांटा है और 5 अवस्थाओं में बांटा है। यहाँ से स्टूडेंट्स इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है कि अब्राहम मैस्लो के अंतर्गत भूख, प्यास, भोजन, पानी, नींद ये किस प्रकार की आवश्यकताएं हैं, तो आपको बताना है कि ये शारीरिक आवश्यकताएं हैं। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए मित्र, परिवार एवं रिश्तेदारों किस आवश्यकता के अंतर्गत आते हैं, तो सामाजिक आवश्यकता के अंतर्गत आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि
सर्वोच्च बाह्य की प्राप्ति किस आवश्यकता के अंतर्गत आते हैं, तो वो आत्मसिद्धि की आवश्यकता के अंतर्गत आपको बताने हैं। यहाँ से स्टेप वाइज भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि अब्राहम मास्लो के पदानुक्रमित मांग के सिद्धांत की तीसरी अवस्था क्या है। तो 4 ऑप्शन होंगे आपके, शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता। अब आपको बताना है कि तीसरी आवश्यकता है आपको सामाजिक आवश्यकता। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स किसी भी तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही इस थ्योरी के अंतर्गत है, जहां से आपके टेट एग्जाम्स में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी फर्स्ट स्टेज पूछते हैं, कभी अंतिम स्टेज पूछते हैं, कभी इसके सीक्वेंस में पूछते हैं कि सही क्रम बताइए अब्राहम मास्लो के पदानुक्रमित मांग के सिद्धांत का सही क्रम। तो पहला शारीरिक, फिर सुरक्षा, फिर सामाजिक, फिर सम्मान और अंत में आत्मसिद्धि। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। या फिर अंतिम अवस्था क्या है अब्राहम मास्लो के पदानुक्रमित मांग के सिद्धांत का, तो आपको बताना है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। किसी भी तरीके से एग्जाम्स में प्रश्न बने, इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन सभी पॉइंटों को इजीली क्लियर कर पाए होंगे। और अब्राहम मास्लो के पदानुक्रमित मांग का सिद्धांत आपके सुपर टेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम में जाने से पहले इसको एक बार ज़रूर देख कर जाइएगा। इसलिए इस थ्योरी को आप जितना ज़्यादा, जितने भी सिद्धांत मैं आपको करा रहा हूँ, मोस्टली ये वो सिद्धांत है जहाँ से आपके एग्जाम्स में प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। इसीलिए मैं आपको इतने सारे सिद्धांत बता रहा हूँ, लेकिन उसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ से ज़्यादातर चांसेस होते हैं, तो उसके लिए मैं आपको इस पर विशेष रूप से बल दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन सभी पॉइंटों को ईजिली क्लियर कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सिद्धांत आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट सिद्धांत आपका स्टूडेंट्स अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आप बताएंगे कि अभिप्रेरणा के प्रत्याशा सिद्धांत के प्रतिपादक आपके हैं विक्टर ब्रूम साहब। ठीक, और इन्होंने इसके अंतर्गत बताया कि यह उम्मीद के अनुसार परिणाम आने पर ही व्यक्ति प्रेरित होगा, इसकी बात करता है। इसीलिए इसे प्रत्याशा का सिद्धांत कहते हैं। यानी कहने का मतलब स्टूडेंट्स, इसे अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर ब्रूम साहब ने क्यों कहा है, तो इसके पीछे का रीजन यह है कि जब आपकी उम्मीद के अनुसार आपके परिणाम आते हैं, रिजल्ट आते हैं, तब आप प्रेरित होते हैं। और जब आप प्रेरित होते हैं तो इसी को ही हम प्रत्याशा कहते हैं। यानी कहने का मतलब इस समय आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं और जब आप सुपर टेट के, जैसे कि ये सभी आप मोटिवेशंस के कंटेंट को कवर करेंगे और जैसे ही इस कंटेंट को कवर करेंगे, पूरा करेंगे, उसके तुरंत बाद हम प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। और जब आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे और उसमें प्रश्न आपके सारे सही जाएंगे, तो आपके परिणाम आपके हिसाब से आ रहे हैं। मतलब आपने उम्मीद की कि इस थ्योरी सेक्शंस को कवर करने के बाद इनसे रिलेटेड ही प्रश्न पूछे जाएंगे और जब आपके प्रश्न इसी के अनुरूप पूछे जाएंगे तो आपका परिणाम बेहतर आएगा, यानी कि आपके सभी प्रश्न, ज़्यादातर प्रश्न सही जाएंगे, तो आप स्वयं से ही प्रेरित होंगे। और प्रेरित होंगे तो आप उम्मीद लगाएंगे कि आपका इस बार सुपर टेट में एग्जाम्स में कितने मार्क्स आ सकते हैं या आपके साइकोलॉजी के अंतर्गत कितने मार्क्स आ सकते हैं। तो जब आप अनुमान लगाते हैं तो उसी को ही हम प्रत्याशा कहते हैं, कि एक तरीके से उम्मीद हम इसको कहते हैं। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत, और ये प्रतिपादित किया गया है आपके विक्टर ब्रूम के साथ, और यह प्रतिपादित किया गया है आपके विक्टर ब्रूम के द्वारा। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और विक्टर ब्रूम के अनुसार अभिप्रेरणा के प्रत्याशा सिद्धांत को भी इजीली समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपके विक्टर ब्रूम साहब ने और कौन कौन सी बातें इस सिद्धांत के अंतर्गत की है। तो विक्टर ब्रूम साहब के अनुसार प्रत्याशा के सिद्धांत के 3 मुख्य बिंदु है, यानी कि यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि अभिप्रेरणा के प्रत्याशा सिद्धांत के कितनी मुख्य बिंदु हैं, तो आपको बताना है कि 3 मुख्य बिंदु है। अब इसमें जो पहला जो बिंदु है वो आपका है कर्पण, दूसरा जो बिंदु है वो आपका है प्रत्याशा, और तीसरा जो बिंदु है वो आपकी है यांत्रिकता। तो इन तीनों बिंदुओं को आप ध्यान रखेंगे। विक्टर ब्रूम साहब ने जो प्रत्याशा सिद्धांत दिए हैं उसमें उन्होंने 3 मुख्य बिंदुओं पर विशेष रूप से बल दिया है, जिसमें एक बिंदु है कर्पण, दूसरा प्रत्याशा और तीसरा यांत्रिकता। तो चलिए समझते हैं कि कर्पण उन्होंने क्या, किसको कहा है। तो कर्पण के अंतर्गत क्या होता है कि क्या मैं लक्ष्य के लिए प्रयास की क्षमता रखता हूं। यानी कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जब आप किसी भी चीज की तैयारी करते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि क्या मैं इस टारगेट के लिए मेरे पास क्षमता है, क्या मैं इतना काबिल हूं कि इस टारगेट को अचीव कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। अगर इस प्रकार के प्रश्न आपके मन में बनते हैं तो आपके अंदर कर्पण भावनाएं उत्पन्न होती है। दूसरा पॉइंट आता है स्टूडेंट्स प्रत्याशा, यानी क्या मेरे प्रयास लक्ष्य तक जा पाएंगे या जा पाएगा। तो क्या मेरे प्रयास, यानी कि जितना मैं एफर्ट लगा रहा हूं, क्या मैं टारगेट तक पहुंच पाऊंगा या फिर नहीं, इसको हम कहते हैं प्रत्याशा। और यांत्रिकता कहते हैं
मुझे यह लक्ष्य पाने से क्या फ़ायदा होगा, यानी कि अगर मैं इस टारगेट को प्राप्त कर लूँगा तो इसका मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, ये आपको बताता है यांत्रिकता। यानी कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि जब आप सुपर टेट की तैयारी करने के लिए आए हैं तो आपने सबसे पहले आपके मन में आया होगा कि क्या मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, क्या मैं सुपर टेट एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकता हूँ, क्या इतनी क्षमता मेरे अंदर है, क्या मेरे इतने सभी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हैं जिससे मैं सुपर टेट के एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकता हूं। तो ऑब्वियसली बात है, आपने पहले एनालिसिस किया होगा कि सुपर टेट का पहले आपने सिलेबस देखा होगा और सिलेबस देखने के बाद उसके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग मार्क्स डिवाइडेशन है उसको देखने के बाद आपने रियलाइज़ किया होगा कि कौन कौन से आपके स्ट्रॉन्ग जोन है और कौन सा आपका वीक जोन है और कितनी आपके पास क्षमता है और आपको इस एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए आपको कितना स्ट्रेटजी प्लान करना होगा। ये सभी चीज़ें आपने एनालाइज की होगी और उसके बाद आप सुपर टेट की तैयारी में आगे बढ़े होंगे। अगर आपको लगता होगा कि आप ये नहीं कर सकते तो फिर आप ये तैयारी बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि आपने सिलेबस देखने के बाद आपको रियलाइज़ हुआ होगा कि हाँ, इसमें जो सिलेबस में बताया गया है ये सब चीज़ें तो मैं इजीली कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। तो इसके अंतर्गत जब आपको अपने अंदर अपनी क्षमता का एहसास हुआ होगा तब आपको रियलाइज़ हुआ होगा और आप तैयारी करने लगे हैं और आपने कुछ समय तैयारी किया होगा तो आपको रियलाइज़ होता होगा कि क्या मेरे प्रयास लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे या फिर नहीं, ठीक। और इसको लेकर भी आप तैयारी कर रहे होंगे और अंत में जब आप ये भी सोचते होंगे कि अगर मैं इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता हूं तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। अगर आप ये सभी चीज़ें सोचते हैं तो अंदर से आप मोटिवेटेड हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल के लिए जब मैं आपको सुपर टेट में साइकोलॉजी की तैयारी करवाने के लिए आया था तो मैंने आपको सबसे पहले एक सिलेबस का वीडियो बताया था जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि आपको ये टॉपिक पढ़ना है और आपको मैंने विश्वास दिलाया था कि मैं ये सभी चीज़ें आपको कराऊँगा। तो ये मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि ये जो लक्ष्य है, मेरे पास टारगेट है सुपर टेट में साइकोलॉजी का सिलेबस, क्या मैं इसको कराने की क्षमता रखता हूँ या फिर नहीं। तो जब मैंने देखा और एनालिसिस किया तो मुझे लगा कि हाँ, मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है कि मैं आपको इजी वे में करा सकता हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको लगातार कंटेंट देता गया और मैं बीच बीच में ये भी एनालिसिस करने लगा कि क्या मैं अपने लक्ष्य तक पहुँच पाऊँगा या फिर नहीं। तो अंत में मैं यहाँ तक पहुँच भी गया हूँ। अभी हम अभिप्रेरणा टॉपिक पर हैं और इसके बाद लास्ट 3 टॉपिक है आपकी और इसके बाद आपका ये सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो इस लक्ष्य को पाने के बाद क्या मुझे बेनिफिट मिलेगा, क्या मुझे जान पाएंगे लोग कि मेरे अंदर क्षमता है, क्या मैं आपको सही तरीके से गाइड कर सकता हूं, तो इसको हम कहते हैं यांत्रिकता। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप अभिप्रेरित होते हैं आपके विक्टर ब्रूम साहब के अनुसार और इसी को इन्होंने प्रत्याशा कहा है। और किसी भी विद्यार्थी के जीवन में प्रत्याशा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रत्याशा रखते हैं तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, सुपर टेट एग्ज़ाम अगर आप सोचते हैं कि ये एग्ज़ाम मैं क्रैक कर सकता हूं और बहुत ही आसानी से और ईजी वे में मैं 110 प्लस स्कोर ईजी वे में कर सकता हूं तो आप ईजीली कर जाएंगे। और अगर आपको डाउट होता है कि 110 आएंगे कि नहीं आएंगे तो डेफिनेटली बात है कि आपके 110 तो कभी नहीं आएंगे, आपके 110 से हमेशा कम ही आएंगे। और अगर आप टारगेट बनाते हैं तो आपके अंदर मोटिवेशन ज़्यादा होता है और आप ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की क्षमता रखते हैं और आप पहले अगर डिसाइड कर लेंगे, डिफेंसिव मोड में आ जाएंगे तो फिर आपके जितने बेंच मार्क्स आप सेट करेंगे उससे हमेशा आप नीचे रहेंगे या थोड़े बहुत आसपास रहेंगे। लेकिन इसीलिए आपको हमेशा अपनी उम्मीद, जो बेंच मार्क्स है, वो आपका हमेशा हाई होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप हाई रखेंगे उससे आप पढ़ने के लिए उतने ज़्यादा ही मोटिवेटेड रहेंगे, आप एक्साइटेड रहेंगे, हर एक चीज़ को करने की कोशिश करेंगे। और जब आप हर एक चीज़ को करेंगे, पूरे सिलेबस को पढ़कर जाएंगे तो कोई भी प्रश्न आपसे बाहर नहीं जाएगा। यही स्ट्रेटजी होती है। आप कोई भी सक्सेस पर्सन होता है, आप उनके इंटरव्यू में देख लीजिएगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई होता है और उसी वजह से ही वो टॉप करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और अभिप्रेरणा के प्रत्याशा सिद्धांत जो विक्टर ब्रूम के द्वारा दिए गए हैं इसको भी इजीली समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट आपके अभिप्रेरणा के प्रत्याशा के सिद्धांत के अंतर्गत जो लास्ट पॉइंट आपके विक्टर ब्रूम साहब के द्वारा दिए गए हैं उसके अंतर्गत बताया गया है कि किसी व्यक्ति के प्रेरित होना या न होना इस बात पर निर्भर करता है कि उसके प्रयास से प्राप्त लक्ष्य वांछनीय पुरस्कार देता है या फिर नहीं। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो प्रेरित होता है या फिर नहीं भी होता है वो निर्भर करता है उसके एफर्ट पर कि वो कितना एफर्ट लगा रहा है और क्या वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा या फिर नहीं पहुंच पाएगा, ये उस पर डिपेंड करता है। यानी कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि अगर आप शुभ शुभ सोचेंगे और शुभ शुभ सोचेंगे और आप लगातार निरंतर मेहनत करेंगे तो आपके साथ हमेशा शुभ होगा। और अगर
अगर आप अशुभ अशुभ सोचेंगे और आप प्रयास नहीं करेंगे, अपना एफर्ट नहीं लगाएंगे, तो आपके साथ अशुभ ही होगा। डिसाइड आपको करना है। जैसे कि आप सुपर टेट एग्जाम्स को लेकर अभी तक आप तैयारी कर रहे हैं पिछले 2-4 सालों के दौरान, वो आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है कि आप अपने एग्जाम्स को लेकर कितने सीरियस है। अगर वास्तव में आप सीरियस है और आप लगातार इसके बारे में विचार विमर्श करते हैं और लगातार आप प्रयास करते हैं, लगातार आप तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली भर्ती जब भी आए, चाहे 2 महीने बाद आए, 4 महीने बाद आए, सिलेक्शन आपका मिलना निश्चित है। वो आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है। और अगर आप इसको बीच में छोड़कर बैठे हैं या फिर आप सोच रहे हैं जब वैकेंसी आएगी तभी तैयारी करेंगे, तो इसका मतलब आपके प्रयास आपके व्यवहार के अनुरूप है। तो जैसा आपका प्रयास होगा वैसे ही आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। इसीलिए विक्टर ब्रूम साहब ने कहा है कि प्रत्याशा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि आपको अपने कर्म पर विश्वास होना चाहिए कि आप लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे या नहीं। तो इसका मतलब आप प्रत्याशा, उम्मीद लगा रहे हैं कि आप क्या टारगेट तक पहुंचेंगे या नहीं। अगर आप सेटिस्फाइड है अपने लक्ष्य से कि आप जो तैयारी कर रहे हैं उससे आप इजीली पहुंच सकते हैं अपने लक्ष्य तक, तो उसे हम प्रत्याशा कहते हैं। और प्रत्याशा वो आप पर डिपेंड करता है कि आपके लक्ष्य तक आप कितने नज़दीक पहुंच चुके अपने लक्ष्य के, वो आप पर डिपेंड करता है। और इस लक्ष्य को लेकर क्या आपको फ़ायदा होने वाले हैं, क्या आपको नुकसान होने वाले हैं, इस चीज़ को यदि आप सोचते हैं तो आप अंदर से मोटिवेटेड होते हैं और लगातार आप खुद को जो है बदलते हैं और लगातार हार्ड वर्क करते हैं, और उसी अनुरूप आपको परिणाम भी देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो सिद्धांत है आपके विक्टर ब्रूम का, प्रत्याशा का सिद्धांत, इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आपके विक्टर ब्रूम साहब है। उन्होंने इसमें 3 बिंदुओं पर बात की है। पहला पॉइंट कर्पण, दूसरा प्रत्याशा और तीसरा यांत्रिकता। यहाँ से प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से प्रत्याशा सिद्धांत के मुख्य बिंदु नहीं हैं, और 3 ऑप्शन यहाँ से देखने को मिलेंगे, कर्पण, प्रत्याशा, यांत्रिकता, और चौथा ऑप्शन आपका कोई दूसरा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न बन सकते हैं। आपको हर तरीके से तैयार रहना है। किसी भी तरीके से आपसे एग्जाम्स में प्रश्न बने, आपको क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंचना है। और उसके लिए आपको सबसे पहले इन सिद्धांतों को समझना होगा, इसके प्रॉपर नोट्स बनाने होंगे और बार बार रिवीजन करना होगा। अगर आप बार बार रिवाइज करेंगे, इसका मतलब आप लगातार अपने आप को प्रेरित कर रहे हैं, और अगर आप प्रेरित करेंगे तो आप अपने लक्ष्य तक इजीली पहुंच भी जाएंगे। और अगर आप बार बार रिवाइज नहीं करेंगे, आप बीच में छोड़कर बैठे हैं कि जब भर्ती आएगी तब स्टार्ट करेंगे, तो आप समझ लीजिएगा कि तब तक आपके 14 सब्जेक्ट्स हैं और सभी सब्जेक्ट्स को आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और हर एक टॉपिक को आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब जितना भी आप प्रयास करेंगे, आपके सोचने से हर एक चीज़ नहीं होंगे जब तक आप उसको करके नहीं देखेंगे। और यही चीज़ें आपके अभिप्रेरणा के प्रत्याशा के सिद्धांत में बताया गया है कि सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके अंदर क्षमता है या नहीं है, यानी कि उसको हम कर्पण कहते हैं। और फिर आप अपनी क्षमता के अनुरूप आप सोचिए कि क्या आप अपनी इस तैयारी से लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे या फिर नहीं, उसको हम प्रत्याशा कहते हैं। और अगर आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते हैं या पहुंच जाते हैं तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, उसे हम कहते हैं यांत्रिकता। और इस तरीके से यदि आप सोचते हैं तो आप अवश्य मोटिवेटेड होंगे और आप अपने मार्ग पर निरंतर चलते रहेंगे। और जब आप लगातार चलेंगे तो आप अपने लक्ष्य तक ईजिली पहुंच पाएंगे। चाहे भर्ती कितनी भी आए, कम आए, ज़्यादा आए, आज आए, कल आए, कैसी भी भर्ती आए, आप अपने सुपर टेट एग्जाम्स में 100% सेलेक्ट होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पाए हैं। और अभी तक जो भी मैंने अभिप्रेरणा का XY सिद्धांत बताया है, अभिप्रेरणा का पदानुक्रमित मांग का सिद्धांत बताया है, और अभी जो मैंने आपको अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत बताए हैं, इन सभी सिद्धांतों को ईजिली समझ पाएँ। लास्ट क्लासेस के माध्यम से जो मैंने सिद्धांत बताए उनको ईजिली समझ पाएँ और इसके प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं। समय समय पर इसको रिवाइज करते रहिए। जब हम इसके प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि मैंने आपको जो कंटेंट दिए हैं वो आपके लिए कितने ज़्यादा हेल्पफुल हैं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और अभी तक जो भी मैंने आपको बताया उनको आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊँ तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।